मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। देखिए, बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है, उसका असर ये होता है कि कितनी देर के लिए हम एक्सपोज़ हो रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन के लिए हमें एक्सपोज़र हो रहा है। अगर एक ही 2 कबूतर आ रहे हैं कि आप में एक झुंड कबूतरों का आपके चारों तरफ है, आप पिछले कितने सालों से आप एक्सपोज़ हो रहे हैं। कुछ लोग जो सेंसिटिव हैं, बहुत मिनिमल एक्सपोज़र में भी आपको वो डैमेज कर सकते हैं, आपको एलर्जीज़ कर सकते हैं, आपको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कर सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, अगर आपका एक्सपोज़र काफ़ी समय के लिए हो रहा है, लेकिन इस बात पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि कितने समय के लिए हो रहा है, कितने कंसंट्रेशन के लिए हो रहा है। अगर ज़्यादा कबूतर हैं, ज़्यादा समय के लिए एंड काफ़ी सालों से आपको हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आपकी बॉडी में इसका असर ज़रूर पड़ेगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कबूतर को घर पे आने नहीं देना है। हमें कबूतरों को दाना नहीं खिलाना है। सुनने में खराब लगेगा, लेकिन आपको हेल्थ आपके लिए सब प्राथमिकता है। अगर आपके छज्जे में, आपके जो बालकनी है, आपकी छत पर अगर कबूतर आ रहे हैं, तो वहाँ पे नेट लगा दीजिए, जाल लगा दीजिए। आजकल मार्केट में कबूतर के लिए जाल भी आ रहे हैं जो आपकी छत पे नहीं आएंगे। अपनी खिड़कियां जहाँ पे कबूतर आ रहे हैं उनको भी बंद करके रखिए। कोशिश करिए कि उनका कंसंट्रेशन, उनका आना पलायन उतना ज़्यादा ना हो आपके घर पे। आप उनको दाना ना खिलाइए। उनके जो घोंसले आर्टिफिशियली आप बना करके अपने घरों में रखते हैं, उसको रखना बंद कर दीजिए, तो शायद आपके यहाँ एक्सपोजर कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ होती है किसी बीमारी के लिए प्रिवेंशन, तो उनका एक्सपोजर अपने आप के लिए कम कर दीजिए। जो लोग सेंसिटिव हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको पहले वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उनको विशेष बचाव करने की ज़रूरत है। जी हाँ, जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको विशेष तौर से इनको बचा के रखना चाहिए। अगर आपको एक्सपोजर हो चुका है, आपके उसके सिम्टम्स जो कि पिछली बार हमने आपको बताया वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनको स्वयं बताएं कि आपके यहाँ कबूतर आ रहे हैं, तो उनका ध्यान उसके विषय में जाएगा। कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं, एक एक्सरे करा करके देख लें कि आपके लंग में कोई चेंजेस तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, तो एक सीटी स्कैन जरूर कराना की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको मालूम पड़ सकता है कि उसमें आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल होता है, जिससे हमें मालूम पड़ सकता है कि सीटी में कि उसमें हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस आपके फेफड़े में हो रही है कि नहीं है। वही हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कुछ सालों के बाद में उसमें स्कारिंग होने लगती है, लंग में चेंजेस होने लगते हैं और वो लंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं, उनको करना की ज़रूरत पड़ती है। एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री होती है, उसमें कंप्यूटर में आपकी हाइट, एज, वेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ बार 1-2 बार सांस लेनी या छोड़नी होती है। हमें मालूम पड़ता है कि फेफड़े की क्षमता कितनी कम हो गई है या कितना वो फूल से गए हैं। बड़ी सांस की नली में सूजन है कि छोटी सांस की नली में सूजन है। अगर उसमें एक और एडवांस टेस्ट होता है जिसको DLCO कहते हैं या डिफ्यूजन स्टडी कहते हैं, उसके करने से हमें मालूम पड़ता है कि जो आप ऑक्सीजन वायुमंडल से ले रहे हैं वो डिफ्यूज होकर के वास्तव में आपके ब्लड में जा रही है कि नहीं जा रही है। यानी कि हमें मालूम पड़ सकता है कि लंग में कितनी फाइब्रोसिस हो सकती है। उसके अलावा एक प्लेथिस्मोग्राफी या वॉल्यूम स्टडी होती है, जिससे हमें मालूम पड़ सकता है लंग कितना श्रिंक कर गया है, कितना सख्त हो गया है, उनका वॉल्यूम कितना कम हो गया है। इसके द्वारा हम आगे आने वाले समय पर उससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको इसके द्वारा लंग के अंदर डैमेज हो गया है, आपको परेशानी हो गई है, तो क्या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है नहीं। ABG आर्टीरियल ब्लड गैस करने से हमें ये मालूम पड़ सकता है आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। पल्स ऑक्सीमीटर से हो सकता है वो दिखा रहा हो कि आपके ऑक्सीजन की मात्रा 90 है, 92 है, लेकिन अगर हम ABG करेंगे तो हो सकता है उसमें आपकी मात्रा केवल 60 या 70 ही आए। ये हमें मालूम पड़ सकता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको ये डिजीज़ हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि हमें पीजन से बचाव करना चाहिए। दूसरा है हमें खुली हवा में जाकर के कुछ घंटे के लिए जाकर के अपने व्यायाम करना चाहिए। कुछ लंग की एक्सरसाइजेज हैं, लंग एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेज हैं। गहरी सांस खींच करके रोकना, धीरे धीरे उसको निकालना, फिर सांस खींच करके रोकना और निकालना। अगर हम इस तरह से करते हैं, जो फाइब्रोसिस हो रही है उस फाइब्रोसिस को हम फिर से तोड़ लेंगे, उसकी इलास्टिसिटी को फिर से वापस ले आएंगे। मेन मकसद ये है कि लंग की जो इलास्टिसिटी है, जो उसका बैलून है, उसको वापस पुरानी अपनी जगह पे लेकर आना।
कुछ खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। उन चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डाइट होती हैं, जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड सेक्रेट होते हैं और बॉडी को डैमेज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग ना करें, फ्रेश चीज़ों का, फ्रेश आहार का उपयोग करें जिससे कि हमारी बॉडी में एक ऊर्जा मिलती रहे और बॉडी में फर्दर डैमेज ना हो।